Hello everyone. So in this video we will learn about beta lactam antibiotics. बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और उनमें कितने क्लासेस हैं उनमें कुछ क्लासेस को हम लोग कंप्लीट भी कर देंगे। जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। सो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ये आप याद रखिए। मोर एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, ये ज़्यादा बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब जो भी बैक्टीरिया होता है उसमें सेल वॉल पे पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ब्रॉडली मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि ये सेल वॉल पे काम करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को का जो बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है वो पहले बनता है, उसके बाद जो सेल वॉल बनता है। सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया का वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, हार्ड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। तो अगर कोई पूछे तो विच ऑफ द व्हाट फॉर्म्स द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, तो आप पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बोलेंगे आंसर, ठीक है। नो एक फुल फॉर्म याद कर लीजिए, BLC का बैक्टीरोप्रिनोल लिपिड कैरियर, और NAM का NAG का, क्योंकि इनके फुल फॉर्म्स आते रहते हैं। NAM होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, NAG होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ये सब साइटोसोल में तैरते रहते हैं, मतलब दीज आर फाउंड इन द साइटोसोल्स ऑफ द बैक्टीरिया। जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का वो उसको प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। अब हम लोग इसके बेसिकली क्या मैकेनिज्म एक्शन होता है ड्रग का वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिकली किस पे काम करता है वो देखेंगे। तो ट्रांसपेप्टाइडेज जो होता है वो डी एलेनिन और डी एलेनिन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, बॉन्ड बन गया, लाइसिन एंड एलेनिन के बीच में बॉन्ड बन जाता है इसके थ्रू। ग्लाइसिन जो है एक सीमेंट के जैसे काम करता है, इट एक्ट्स एज सीमेंट बिटवीन दिस लाइसिन एंड एलेनिन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सेल वॉल का फॉर्मेशन ऐसे होता है। सो ट्रांसपेप्टाइडेज जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो उनमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। हम लोग देखते हैं की फैक्ट मोड ऑफ एक्शन, लाइक बेसिट्रेसिन जो होता है वो BLC को इनहिबिट करता है, BLC बैक्टीरोप्रिनोल लिपिड कैरियर। और जो वैंकोमाइसिन होता है वो इनहिबिट करता है ट्रांसग्लाइकोलेज। देखिए मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो सिंपली एक लाइन में ही आता है, तो आप ये याद रखिए, वैंकोमाइसिन इनहिबिट द एंजाइम ट्रांसग्लाइकोलेज। साइक्लोसेरिन इज द एनालॉग ऑफ डी एलेनिन, ओके। जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। जिससे कि जो डी एलेनिन है वो डी एलेनिन से जुड़ नहीं पाएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में कितने क्लासेस होते हैं। तो पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम और कार्बापेनम्स जो हैं वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आते हैं। सभी जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरियासाइडल नेचर के होते हैं। इनमें बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है, इसलिए इससे हम लोग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ये होता है बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। पहले मैं बता चुका हूँ सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं ये। अब मोनोबैक्टम का एग्जाम्पल हो गया एस्थ्रियोनाम, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कार्बापेनम का हो गया इमीपेनम, ठीक है। जो पेनिसिलिन है और सेफलोस्पोरिन है वो मोस्ट कॉमन है, तो हम लोग पेनिसिलिन को देखते हैं। मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो माइक्रोब्स से ही पाए जाते हैं। मोस्ट क्या मतलब ऑल एंटीबायोटिक्स सोर्स फ्रॉम द माइक्रोब्स। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन की डिस्कवरी किए थे। नेचुरली जो होता है पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ था, लेकिन कॉमर्शियल स्केल पे हम लोग इसको पेनिसिलियम क्राइसोजेनम जीनस जो कि एक म्यूटेंट होता है इसका नोटेटम का, उससे हम लोग कमर्शियली ऑब्टेन करते हैं। सो अगर पूछता है कमर्शियल सोर्स ऑफ पेनिसिलिन तो हम लोग पेनिसिलियम क्राइसोजेनम बोलेंगे। पेनिसिलिन जो है वो रूम टेम्परेचर पे डिटोरेट हो जाता है, तो जो कि अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, याद कर सकते हैं। 1 ग्राम ऑफ पेनिसिलिन जो होता है उसमें 1.6 मिलियन यूनिट होते हैं, ठीक है, डोज के, और 1 यूनिट ऑफ पेनिसिलिन में 0.6 माइक्रोग्राम। अब
जो नेचुरल पेनिसिलिन होता है उससे हम लोग सबसे पहले डिस्कवर हुआ था नेचुरल पेनिसिलिन, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए हम लोग उसका एनालॉग लेके आए हैं। ठीक है, फर्दर डिस्कवरी हुई पेनिसिलिन क्लास में। जो नेचुरल पेनिसिलिन है उसको हम लोग बेंजाइल पेनिसिलिन नाम से जानते हैं। बेसिकली ये बेंजाइल पेनिसिलिन होता है। और जो नेचुरल पेनिसिलिन था उसको हम लोग रेस्पेक्ट से जी बुलाते हैं, क्योंकि वो नेचुरली पाया जाता है, तो इसलिए जो नेचुरल पेनिसिलिन है उसमें पेनिसिलिन जी जो होता है एक एग्जाम्पल हो गया, जिसे हम लोग बेंजाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेंजाइल पेनिसिलिन का दूसरा नाम होता है नेचुरल पेनिसिलिन जी। कुछ प्रॉब्लम थे, जैसे कि ओरली इनएक्टिव था ये, मतलब ये HCl द्वारा डिग्रेड हो जाता था। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है बहुत ही कम था और नैरो स्पेक्ट्रम था इनका। ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करते थे और इनका जो रेजिस्टेंट जो है वो हो जाता था बीटा लैक्टेमेज एंजाइम के थ्रू और पेनिसिलिन एंजाइम के थ्रू। रेजिस्टेंस अकर्स ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द बीटा लैक्टम रिंग। जब बीटा लैक्टम रिंग जो होता है ओपन होता है तो क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक है वो इनएक्टिव रहता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है हाइपर सेंसिटिविटी का। अब हम लोग इनके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, इसमें आता है वोडका, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। वी फॉर पेनिसिलिन वी। पेनिसिलिन वी को हम लोग फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन बोलते हैं, और जैसे मैंने पहले बताया पेनिसिलिन जी को बेंजाइल पेनिसिलिन बोलते हैं। इनमें कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप ध्यान से याद करिएगा। O फॉर ऑक्सासिलिन, D फॉर डिक्लोक्सासिलिन, C फॉर क्लोक्सासिलिन, A फॉर एम्पिसिलिन, A फॉर अमोक्सिसिलिन। ओके, अब जो पेनिसिलिन जी है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है न्यूरोसिफिलिस में, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो कुछ पेनिसिलिन जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है प्रोकेन या बेंजाथीन जो होता है जुड़े होते हैं। जो प्रोकेन पेनिसिलिन है और बेंजाथीन पेनिसिलिन है वो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पेनिसिलिन होते हैं। अब देखिए पेनिसिलिन का जो है एक प्रोबेनासिड के साथ जो है इंटरेक्शन होता है, इसलिए हम लोग पेनिसिलिन को प्रोबेनासिड के साथ कभी नहीं देना चाहिए। प्रोबेनासिड जो होता है वो एक एंटी गाउट ड्रग होता है, जिससे कि पेनिसिलिन जो होता है वो लॉन्गर एक्टिंग बन जाता है। हम देखते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, मेजिलोसिलिन एंड पाइपरसिलिन। तो एकार्टिक मेजिलोपापी, मतलब यहाँ पे एक टिक दिया गया है, एक टिक की मजेलो, क्योंकि वो पापी है। तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। एंटी स्यूडोमोनास जो होता है ये स्यूडोमोनास पे भी काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे एंटी स्यूडोमोनास लिखा है। और जो मेजिलोसिलिन है और पेपरोसिलिन है वो इरिडोपेनिसिलिन के अंदर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होते हैं, इनके हम याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, डॉन मेथी और क्लोव खाता है इसलिए रेजिस्टेंट रहता है। तो DON डॉन, डॉन मतलब डिक्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन एंड नेफिसिलिन, और मेथिसिलिन हो गया और क्लोक्सासिलिन हो गया। ठीक है, ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस के अगेंस्ट भी एक्टिव होते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंट होते हैं। अब बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स में आते हैं क्लेवुलेनिक एसिड, साल्बैक्टम, टाइजोबैक्टम। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि कलवा सारा तेज है, तो क्लेवुलेनिक एसिड, साल्बैक्टम, टाइजोबैक्टम, इसको आप याद कर सकते हैं। अगर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट हो जाता है कोई भी बैक्टीरिया तो उसे हम लोग मरसा कहते हैं। कोई बैक्टीरिया नहीं, मतलब स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो होता है, अगर वो मेथिसिलिन से रेजिस्टेंट हो जाता है तो उसे हम लोग मरसा बोलते हैं, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो मरसा के कंडीशन में कोई भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगा, इसलिए मरसा का ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो वैंकोमाइसिन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मरसा इज वैंकोमाइसिन, और कुछ अल्टरनेटिव जैसे टिकोप्लेन भी दे सकते हैं। अब अगर वर्षा का भी रेजिस्टेंट हो गया तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वर्षा वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो होता है वो लिनेजॉइड होता है, ये भी याद करिए, इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिव में स्ट्रेप्टोग्रामिस दे सकते हैं। अब जो भी क्लेवुलेनिक एसिड है जो कि बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होते हैं, क्लेवुलेनिक एसिड, टाइजोबैक्टम, साल्बैक्टम, ये किनके साथ कॉम्बिनेशन में रहते हैं वो याद करना जरूरी है। तो क्लेवुलेनिक एसिड जो है अमोक्सिसिलिन के साथ कॉम्बिनेशन में रहता है, ये आपने ओवर मतलब
जो भी डिस्पेंसरी है वहाँ पे आप देखा होगा आप लोगों ने। टैजोबैक्टम जो है पेपरसिलिन के साथ होता है, सेलबैक्टम जो है एम्पिसिलिन के साथ होता है। ठीक है। अगर कोई भी पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन जो है वो एलर्जी कॉज करता है तो कोई अदर बीटा एक्टिव एंटीबायोटिक नहीं देंगे एक्सेप्ट एस्ट्रियोनाम। एस्ट्रियोनाम जो होता है वो मोनोबैक्टम होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रिंग पाई जाती है। नाउ जो एम्पिसिलिन और नेफेसिलिन है उनका एक्सक्रीशन होता है बिलियरी एक्सक्रीशन होता है, वो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। अब नाउ यूजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये मेनिंजाइटिस में यूज होते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है मेनिंजाइटिस में एम्पिसिलिन होता है। स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज होते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज के अगेंस्ट यूज होते हैं। लेप्टोस्पाइरम में यूज होते हैं। टिटेनस, ट्रिपोनेमा पैलिडम जो कि सिफिलिस होता है उसमें यूज होते हैं, और एंथ्रेक्स में यूज होते हैं। ठीक है। और जेरिस हेक्जिमर रिएक्शन जो होता है, अगर हम लोग सिफिलिस पेशेंट को पेनिसिलिन देते हैं तो क्या होता है कि ये जेरिस हेक्जिमर रिएक्शन जो है वो उनके अंदर होती है, जो कि एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है। अब इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं और एस्पिरिन देते हैं। पेनिसिलिन कैन कॉज एनाफाइलेक्सिस जिसमें ब्रोंकोस्पाज्म हाइपोटेंशन होता है। ठीक है। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो एड्रेनालिन होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्सिस क्या होता है, तो एड्रेनालिन देते हैं आईवी रूट से। ये था पेनिसिलिन के बारे में। अब हम लोग सिफेलोस्पोरिन देखते हैं। सिफेलोस्पोरिन में 7 अमीनो सिफेलोस्पोरेनिक एसिड जो होता है रिंग पाया जाता है। अब इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, वो सेफालेक्सिन है, सेफाड्रॉक्सिल है। ठीक है। और सेफाजोलिन जो है वो पेरेंटल यूज होता है। ओरली में सेफालेक्सिन और सेफाड्रॉक्सिल होता है। आगे मैं ट्रिक बताऊंगा आपको याद करने का। और सेकंड जैसे में सेफाक्लोर होता है, सेफप्रोजिल होता है, और सेफुरोक्साइम एक्जेटिल जो होता है। वो जो एक्जेटिल होता है वो सॉल्ट फॉर्म होता है, तो ये होता है ओरल। अगर वो सॉल्ट फॉर्म नहीं रहता है तो पेरेंटली होता है सेफुरोक्साइम सिफाजिटिन। ठीक है। और सेफ्टामेट हो गया, सेफ्टानिडीर हो गया, सेफिक्जिम जो है थर्ड जनरेशन है, याद रखिएगा। सेफाब्यूटान हो गया, सीफोडॉक्सिम जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड जनरेशन है, वो भी ओरल है। नाउ सेफिजॉक्सिम, सेफुपेराजोन, सेफ्टाजिडिम, सेफ्ट्रैक्सोन, टेक्सिनोन जो होता है ये सब क्या होते हैं, पेरेंटली यूज होते हैं। फोर्थ जनरेटर में कोई भी ओरल नहीं होता, सिर्फ इंजेक्टेबल होते हैं, सेफपिरोन एंड सेफेपिम। ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन में भी कोई भी ओरल नहीं होता है, सिर्फ पेरेंटल होते हैं, सेफ्टारोलिन एंड सेफ्टाबाइपिरोल। सेफ्ट्रायक्सोन जो होता है वो बिलियरी सीक्रेशन इसका होता है, इसलिए इसमें स्लजिंग सिंड्रोम होता है, कॉज करता है। ठीक है। ये आज तक पूछा नहीं गया है लेकिन याद रखिएगा, स्लजिंग सिंड्रोम जो है सेफ्ट्रायक्सोन से रिलेटेड होता है। अब इसका ट्रिक देखते हैं। जो फिफ्थ जनरेशन होते हैं उसमें उनके अंदर रोल आएगा ROL। ठीक है। जैसे कि ROL रोलिन, बाइपिरोल रोल आ गया। ठीक है ना। तो आप जहाँ भी रोल देखिएगा फिफ्थ जनरेशन मार्क कर दीजिएगा। और फोर्थ जनरेशन में क्या होगा, पाई आएगा, PI। ठीक है। सेफा पीम सेफिपिरोम। ठीक है। अब थर्ड जनरेशन में क्या होगा, सेफ आएगा, CEF। ये आपका ट्रिक था। नाउ यूजेस देखते हैं। सेफ्ट्रैक्सोन जो होता है वो गोनोरिया में होता है, टाइफॉइड में होता है, और ई कोलाई के प्रॉब्लम में यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सीफापेराजोन जो होता है वो डाइसल्फिराम रिएक्शन शो करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ड्रग हैं, सिफ्ट्रैक्सोन और सेफापेराजोन, वो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, और रिमेनिंग सभी जो है किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मोनोबैक्टम। एक एस्ट्रियोनाम होता है, एक मोनोबैक्टम में सिर्फ एक ही मोनोबैक्टम है, वो एस्ट्रियोनाम। ठीक है। वो हमेशा एस्ट्रियोनाम जो है मोनोबैक्टम एक सिंगल मोनोबैक्टम है, याद रखिएगा एस्ट्रियोनाम।
अब आते हैं कार्बापेनम में। कार्बापेनम में ड्रग्स जो है ऐसे हैं, इमिपेनम, फेरोपेनम और मेरोपेनम। ठीक है, जो इमिपेनम होता है इम्पॉर्टेंट, मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। जब भी इमिपेनम होता है वो हमेशा सिलास्टिन के साथ दिया जाता है, क्योंकि जो इमिपेनम होता है वो एक एंजाइम के द्वारा इनएक्टिवेट हो जाता है। वो एंजाइम का नाम होता है डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज 1। ठीक है, DHP1 जो होता है इसको इनएक्टिवेट कर देता है, इसलिए सिलास्टिन के साथ हम लोग देते हैं, क्योंकि जो सिलास्टिन है वो इसको इनएक्टिवेट कर देता है, तो ये एक्टिव रहता है। ठीक है, अब आता है फेरोपेनम। फेरोपेनम जो होता है और मेरोपेनम, ये जो 3 ड्रग हैं ये सब कार्बापेनम में आते हैं। पिनाम नाम में आ रहा है, इसमें भी है, तो इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कार्बापेनम आर ओनली बीटा लैक्टम विच आर एफिकेशियस अगेंस्ट ESBL। ठीक है, ESBL क्या होता है? एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करते हैं, उनके अगेंस्ट जो होता है कार्बापेनम जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिया बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में, जो कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, वो याद रखना है, और कुछ क्लासेज याद रखने हैं, और जो पेनिसिलिन क्लास में एसिड रेजिस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट क्या होते हैं वो याद रखने हैं, और क्लासिफिकेशन याद रखना है। इतने ही आपके क्वेश्चन जो बनते हैं। और ये इमिपेनम और सिलास्टिन का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्यों नहीं देते हैं, ये सब याद रख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।